नमस्कार दोस्तों, एसआर कोचिंग के ऑनलाइन प्लेटफॉर्म पर मैं तरुण कुमार आप सबका स्वागत करता हूं। हमने पहला चैप्टर पढ़ा है अभी तक। भारतीय संविधान का इतिहास हम लोग पढ़ रहे थे, किस तरह से भारतीय संविधान का निर्माण हुआ, निर्माण होने की प्रक्रिया क्या थी, किस तरह से हम अपनी स्थिति में पहुंचे कि अब हम अपने संविधान स्वयं बना सकते हैं, किन किन चरणों से होता हुआ हम अपने भारतीय संविधान को बनाने की स्थिति में आए, या भारतीय संविधान के जो आधार की जो प्रक्रिया थी उसको हमने पहले चैप्टर में अच्छे तरह से हमने समझाने का प्रयत्न किया कि किस तरह से हमारा संविधान किन किन पड़ावों को पार करता हुआ अंततः हमारी संविधान सभा का गठन हो गया। और यह ऐसी संविधान सभा थी जो भारत की संविधान सभा थी और भारत के लिए ही संविधान का निर्माण करने जा रही थी। तो अभी तक हम लोगों ने संविधान के बारे में नहीं पढ़ा, सिर्फ इतना पढ़ा है कि संविधान बनने की प्रक्रिया क्या थी, संवैधानिक सभा का निर्माण किस तरह से हुआ। अब हम पढ़ने जा रहे हैं भारतीय संविधान। भारतीय संविधान किस तरह से भारतीय संविधान का निर्माण हुआ। अभी तक हमने पढ़ा भारतीय संविधान सभा का निर्माण कैसे हुआ, किस तरह से हम इस स्थिति में आ सके कि हम अपने भारत का स्वयं ही भारत इतिहास या भारत का संविधान लिख सकें। ठीक है, अब किस तरह से लिखा गया हम इस क्रम में आएंगे। तो देखिए, सामान्यतः होता क्या है, किसी भी अधिनियम या सामान्यतः किसी भी अधिनियम की जो शुरुआत होती है वो किसी न किसी उद्देश्य के साथ होती है, और उस उद्देश्य का जो उद्देश्य होता है और उसका उद्देश्य ये होता है कि किस तरह से हम अपने किन उद्देश्यों की प्राप्ति के लिए, किन आकांक्षाओं की प्राप्ति के लिए यह कार्य करने जा रहे हैं। वैसे ही भारतीय संविधान सभा का जब गठन हुआ तो वहाँ सबसे पहले भारतीय संविधान की उद्देशिका के बारे में बात की गई। उद्देशिका का मतलब ये था कि हम सब क्यों इकट्ठा हुए हैं, हम इतनी जो संविधान सभा का निर्माण हुआ है ये किस लिए हुआ है, हमारी आकांक्षाएं क्या है, या हम लोगों का जो ये हमारी संविधान सभा है ये हम किस ओर हमको ले जाना है, हमको क्या कार्य करना है। इसी संदर्भ में उद्देशिका का निर्माण हुआ, उद्देशिका का प्रस्ताव आया। और ये उद्देशिका जो है ना, उद्देशिका का स्रोत जो है, हमारे संविधान की जो उद्देशिका है इसका जो स्रोत है वो पंडित जवाहरलाल नेहरू जी ने एक उद्देश्य प्रस्ताव, हमने आपको संविधान सभा के गठन में पढ़ाया था, जब संविधान सभा की बैठक होती है तो संविधान सभा की बैठक में, तीसरी बैठक में पंडित जवाहरलाल नेहरू जी ने एक उद्देश्य प्रस्ताव पढ़ा था। तो उद्देशिका का जो स्रोत आता है वो पंडित जवाहरलाल नेहरू जी के द्वारा जो तीसरी बैठक 13 दिसंबर 1946 को हुई थी, उसमें उन्होंने जो उद्देश्य प्रस्ताव पढ़ा, और साथ ही साथ दूसरा स्रोत इसका है ऑस्ट्रेलिया का संविधान और नेहरू जी के द्वारा पढ़ाया गया उद्देश्य प्रस्ताव ही हमारी उद्देशिका का स्रोत होते हैं। हमारा जो नेहरू जी ने, हमने आपको बताया था कि नेहरू जी ने 13 दिसंबर 1946 को पंडित जवाहरलाल नेहरू जी ने उद्देश्य प्रस्ताव पढ़ा, और उसके बाद 22 दिसंबर 1946 को इस हमारी संविधान सभा के द्वारा इस उद्देश्य प्रस्ताव को पारित कर दिया गया। तो इस तरह से हमारी संविधान सभा की जो उद्देशिका है उस उद्देशिका का स्रोत पंडित जवाहरलाल नेहरू जी के द्वारा पढ़ाया गया उद्देश्य प्रस्ताव और ऑस्ट्रेलिया का संविधान है। ठीक है, और इस उद्देशिका में दो परिवर्तन किए गए हैं। 42वां संविधान संशोधन 1946 के द्वारा उद्देशिका में दो परिवर्तन किए गए। उसमें एक शब्द जोड़ा गया, समाजवादी और पंथ निरपेक्ष। ये हमारी उद्देशिका के पहले पैराग्राफ में जोड़ा गया। संविधान सभा की जो उद्देशिका है उसके उद्देशिका के पहले पैराग्राफ में समाजवादी और पंथ निरपेक्ष शब्द जोड़ा गया, और जो छठा पैराग्राफ है उसमें और अखंडता इन दो शब्दों को 42वें संविधान संशोधन के द्वारा जोड़ा गया। ये दो परिवर्तन है। बहुत बार पूछा जाता है कि भारतीय संविधान सभा में भारतीय संविधान की जो उद्देशिका है उसमें कौन कौन से शब्द जोड़े गए। तो समाजवादी, पंथ निरपेक्ष और अखंडता, ये तीन शब्द इसमें जोड़े गए हैं। अब इसके बाद हम बात करते हैं इसकी शुरुआत कैसे हुई है। भारतीय संविधान की जो उद्देशिका है इसकी शुरुआत हम भारत के लोग नामक शब्दों से हुई है। इसको इंग्लिश में बोलते हैं वी द पीपल ऑफ इंडिया। वी द पीपल ऑफ इंडिया, हम भारत के लोग। हम
कौन हम लोग, कौन भारत के लोग, हम भारत के लोग। इसकी शुरुआत हुई है वी द पीपल ऑफ इंडिया, हम भारत के लोग। इन शब्दों के साथ भारतीय संविधान की उद्देशिका का प्रारंभ होता है और इस उद्देशिका में कुछ प्रमुख शब्द हैं जिनके बारे में जानना जरूरी है। क्या है ये शब्द? जैसे हम भारत के लोग, संपूर्ण प्रभुत्व, संपन्न, पंथ निरपेक्ष, लोकतंत्र या गणराज्य। इन शब्दों का मतलब क्या है? हम भारत के लोग का मतलब है कि जो उद्देशिका में कहा गया है हम भारत के लोग, वी द पीपल ऑफ इंडिया, हम भारत के लोग भारतीय संविधान का बनाएंगे, भारतीय संविधान के का निर्माण करने वाले हैं और अपने ही सभी प्रकार से हम अपने संविधान के प्रति निष्ठावान है। इन सब चीजों को हम भारत के लोग में कहा गया कि किस तरह से हम अपने राष्ट्र को एक प्रभुत्व संपन्न और पंथ निरपेक्ष, मतलब जो भी हमारे लिए अच्छी चीजें हैं हम उन सबको बारे में बात करेंगे। दूसरा पॉइंट है प्रभुत्व संपन्न, संपूर्ण प्रभुत्व संपन्न। संपूर्ण प्रभुत्व संपन्न का मतलब है कि हमारे देश की कोई भी आंतरिक या बाह्य गतिविधि में किसी भी प्रकार से किसी भी दूसरे राष्ट्र का कोई भी हस्तक्षेप नहीं होगा। अगर हमको किसी भी प्रकार की समस्या है तो हम उसका निवारण अपने हिसाब से करेंगे, हमें ना तो किसी के दबाव में या किसी के सहयोग से हमें नहीं करना है। ठीक है, तो इसका मतलब था कि किसी भी प्रकार की समस्या के लिए हम स्वयं अपना निपटारा करेंगे, हम स्वयं उसका हल ढूंढेंगे। हम इसके लिए किसी दूसरे राष्ट्र के दबाव में आकर या किसी दूसरे राष्ट्र पर आश्रित नहीं रहेंगे, हम पूर्ण रूप से अपने आप में समर्थ रहेंगे। ये था। तीसरा है पंथ निरपेक्ष। पंथ निरपेक्ष का मतलब है कि धर्म निरपेक्षता से है कि जितने भी लोग यहाँ पर रह रहे हैं उन सारे के सारे लोगों को अपने अपने धर्म के अनुसार वो स्वतंत्र है किसी भी धर्म का पालन करने के लिए, किसी भी धर्म का अनुसरण करने के लिए। ऐसा नहीं है कि मुसलमान हिंदू है तो इस हिंदू को ही मतलब केवल मानना पड़ेगा, या सारे के लोगों को मुसलमान धर्म ही, मुस्लिम धर्म ही मानना पड़ेगा, या सारे लोगों को सिख धर्म ही को मानना पड़ेगा। ऐसा कुछ नहीं। हमारे यहाँ पंथ निरपेक्षता के तात्पर्य है कि किसी भी व्यक्ति को धर्म के प्रति किसी भी प्रकार से जबरदस्ती नहीं की जाएगी। हर व्यक्ति अपना धर्म का चुनाव करने के लिए, अनुसरण करने के लिए पूर्ण रूप से मुक्त है, चाहे वो जिस समाज का हो। ठीक है, जो चाहे जिस समाज का हो। मान लो कोई हिंदू व्यक्ति है और वो मुस्लिम समाज में इंटरेस्ट है तो कोई दिक्कत नहीं है। कोई मुस्लिम समाज का व्यक्ति है और उसको हिंदू धर्म में इंटरेस्ट है तो हिंदू धर्म का अनुसरण करे। इसमें ऐसी कोई जबरदस्ती नहीं है कि नहीं आपको हिंदू ही करना पड़ेगा, नहीं आपको मुस्लिम ही करना पड़ेगा, नहीं आपको सिख ही करना पड़ेगा। ऐसी हमारे यहाँ कोई व्यवस्था नहीं है। मतलब हम अपने धर्म का सिलेक्शन करने में, धर्म का चुनाव करने में, उनका अनुसरण करने में, उनकी बातों को मानने में पूर्ण रूप से फ्री रहेंगे। लोकतंत्र का तात्पर्य है यहाँ पर लोगों का शासन होगा। लोकतंत्र यहाँ पर लोगों का शासन होगा। यहाँ पर जैसे अब्राहम लिंकन महोदय ने कहा था, लोकतंत्र का तात्पर्य है जनता का शासन, जनता द्वारा जनता का, जनता के लिए शासन। जनता द्वारा कहने का मतलब यहाँ जितने भी लोग हैं, यहाँ के भारत के लोग ही भारत के राजा, कहने का मतलब भारत के जो संवैधानिक पद है प्रधानमंत्री, उनको तय करेंगे। भारत के लोगों के अपनी वोट के माध्यम से एक संवैधानिक प्रक्रिया है और उस संवैधानिक प्रक्रिया के तहत हम अपने प्रधानमंत्री या राज्य के लिए अपने मुख्यमंत्री का चुनाव करेंगे, जो हमारे सरकार चलाने में मदद करेंगे, लोगों की सुख सुविधाओं के अनुसार कार्य करेंगे। तीसरा चीज है गणराज्य। गणराज्य का तात्पर्य है कि भारत अपने आप में, यहाँ भारत में जो भारत का जो शासक है, या मान लो आपको लोग भारत का जो राष्ट्रपति है, भारत का राष्ट्रपति वंशानुगत ना होकर क्या होगा, उसको चुना जाएगा। तो ये गणराज्य की विशेषता है कि यहाँ का जो शासक है वो वंशानुगत नहीं होगी, राजा का लड़का ही राजा बन जाए, ऐसा कुछ नहीं होगा। यहाँ का जो राष्ट्रपति होगा उसको वंशानुगत ना होकर उसको चुना जाएगा। तो ये थे हमारे उद्देशिका के प्रमुख पॉइंट थे, प्रमुख बिंदु थे जिन पर हमने चर्चा करी। उम्मीद करता हूँ आपको समझ में आया होगा और आगे उद्देशिका की जो विशेषताएं हैं उन पर चर्चा करने के लिए हम नेक्स्ट वीडियो में करेंगे। धन्यवाद।